ठीक है, तो अभी तक हम सिर्फ एक ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर रहे हैं। अब हो सकता है हमारे पास एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हो और किसी एक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना हो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कंबाइंड एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स, तो वो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा ये देख लेते हैं। ठीक है ना। तो मान लो कि आपको ये दिया गया है एक रॉड और उसके एंड्स पे दो डिस्क लगी हुई है। ओके, ये डिस्क है, ये भी एक डिस्क है, m, r, इसका भी मास रेडियस r, और रॉड के लिए हमें दिया गया है मास 2m और लेंथ इसकी r। ठीक है ना। तो यहां से एक एक्सिस पास कर रही है इस तरह से, परपेंडिकुलर है रॉड की लेंथ से, इसी के प्लेन में है। ये डिस्टेंस आपका r/2 है। तो आपको बताना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट दिस एक्सिस क्या होगा। ट्राई करो। ठीक है ना, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक स्केलर क्वांटिटी है तो हम एक एक ऑब्जेक्ट का निकाल के ऐड कर सकते हैं, है कि नहीं। सबसे पहले मैं अगर रॉड की बात करूं, तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो इस एक्सिस के अबाउट हमें पता ही है, फॉर्मूला होता है ml²/6। मास 2m है, लेंथ r है, सॉरी ml²/12, मास 2m है, लेंथ r है, और बाय 12 सॉल्व करने से रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट mr²/6 आपको मिल जाएगा। अब बात है कि इस डिस्क का चाहिए इस एक्सिस के अबाउट, तो इसके अबाउट चाहिए तो मुझे एक ऐसी एक्सिस चाहिए होगी जिसके अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो, और उसकी हेल्प से मैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के इस एक्सिस के अबाउट निकाल सकता हूं। अब अगर इस एक्सिस से पैरेलल एक एक्सिस ड्रॉ की जाए जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही हो, तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है डिस्क का। कल ही हमने देखा था परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर ऑफ डिस्क ये आता है mr²/4। सिमिलर इस एक्सिस के अबाउट इसका आएगा mr²/4। अब आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हो। ये डिस्टेंस आपकी है 3r/2। तो डिस्क के लिए, एक डिस्क के लिए अगर मैं बोलूं तो I हो जाएगा I अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस md², यानी कि mr²/4 प्लस m इंटू 3r/2 का होल स्क्वायर। समझ आया। तो ये मिल जाएगा 5mr²/2। सही है क्या मेरी बात, बोलो भाई। 5mr²/2। तो फॉर बोथ डिस्क कितना हो जाएगा, दोनों डिस्क अगर मैं ले लेता हूं वो हो जाएगा 2 इंटू 5mr²/2, यानी कि 5mr²। बस टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया रॉड का और डिस्क का आपको ऐड करना है। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा mr²/6 प्लस 5mr², यानी कि 31mr²/6। कोई डाउट किसी को। इसका आंसर थोड़ा गंदा आएगा, लेकिन फिर भी मैं एक बात बताना चाहता हूँ इसलिए मैं बस दे रहा हूँ ये। ठीक है, तो ध्यान से करना, अपने पास आंसर लिख लेना, फिर मैं सॉल्व करके बताऊंगा तो चेक कर लेना। ओके, यहाँ आपके पास एक सेमी सर्कुलर डिस्क है, सेमी सर्कुलर डिस्क है हमारे पास जिसका मास m है और रेडियस r है। ये इसका सेंटर हो गया। हमारे पास जो एक्सिस है वो कुछ यहाँ है।
ओके, सरकमफ्रेंस के ऊपर एकदम सेंटर में इस समय पर। तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको बताना है। ऑफ द डिस्क, ध्यान से करना, सोच समझ के करना। चलो देखो, तो सबसे पहले तो मैं वो बताऊंगा जो कि नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। वो है कि आपको किसके अबाउट पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हमें डिस्क के इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होता है। याद करो, मैंने कहा था डिस्क पूरी हो, आधी हो या क्वार्टर हो, अगर यूनिफॉर्म है तो ऐसी एक्सिस के अबाउट फॉर्मूला mr² by 2 ही आता है कि नहीं। और मान लेते हैं कि इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I, तो कुछ लोग क्या कर देते हैं, I इज इक्वल टू mr² by 2 प्लस mr² लगा देते हैं। पर क्या ये सही है? नहीं, क्योंकि ये सेंटर ऑफ मास नहीं है, ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रही है, तो आप ये नहीं लगा सकते। सेंटर ऑफ मास कुछ यहाँ आएगा, तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं मान लेता हूं ICOM है। और ये जो डिस्टेंस होगी सेंटर ऑफ मास से सेंटर की, ये कितनी होगी? तो इसके लिए अब आपको याद होना चाहिए, डिस्क के लिए ये आता है कितना, 4r/3π। समझ आया? तो पहले मैं ICOM निकालूंगा। मैं कहूंगा I इज ICOM प्लस md²। I आपको दिया गया है mr²/2, ये मुझे नोन है। ICOM प्लस m इंटू 4r/3π का होल स्क्वायर। यहाँ से हमें ICOM मिलेगा mr²/2 माइनस m इंटू 4r/3π माइनस 4r/3π का होल स्क्वायर। अब ICOM आ गया, तो अब उसमें मैं ये ऐड कर सकता हूँ डिस्टेंस d। फिर से लगाया जाए, I इज ICOM प्लस md²। ICOM की वैल्यू है mr²/2 माइनस m इंटू 4r/3π का होल स्क्वायर प्लस m इंटू d²। ये डिस्टेंस हो जाएगी r-4r/3π, r-4r/3π का होल स्क्वायर। समझ आया? ये होगा आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमेशा किसी भी एक्सिस से किसी भी एक्सिस पे आप जंप नहीं कर सकते। अगर किसी एक्सिस के अबाउट नोन है तो उससे पहले सेंटर ऑफ मास के अबाउट निकालो, फिर सेंटर ऑफ मास से आप किसी भी रैंडम एक्सिस पे जंप कर सकते हो। समझ आया सबको? ठीक है, तो ये है मेनली मोमेंट ऑफ इनर्शिया की पूरी राम कथा, जो ऑलमोस्ट आपने समझ लिया। अब एक टाइप के क्वेश्चन और पूछा जा सकता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे, वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद कैविटी। मैं उम्मीद करूंगा ये सबको याद हो, मैंने कहा भी था ये काफी चैप्टर्स में आएगा। तो अब ये सेंटर ऑफ मास में आ चुकी थी कैविटी, अब कैविटी आ रही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। तो करना क्या होगा आपको, मान लो कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, एक एग्जांपल से ही बता देता हूं मैं। मान लो कि मेरे पास एक डिस्क है, ठीक है ना, जिसका मास m है, या डिस्क है मान लेते हैं, जिसकी रेडियस r दी गई है आपको, ठीक है। किसी ने यहां से एक कैविटी कट कर दी है, वही r/2 रेडियस की। और अब इस एक्सिस के अबाउट आपसे पूछा जा रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा बची हुई डिस्क का। तो करने का तरीका क्या होगा, आइडिया आ रहा है थोड़ा सा? अगर इसकी मास डेंसिटी सिग्मा दी गई है, सिग्मा है अगर मास पर यूनिट एरिया, मास पर यूनिट एरिया, तो पहले तो मैं एक बार प्लस सिग्मा से भरूंगा और एक बार मैं माइनस सिग्मा से भरूंगा। बात समझ आई? प्लस सिग्मा से भरते ही आपको एक कंप्लीट डिस्क मिलेगी, है ना, जिसके लिए एक्सिस सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है। इसका मास कितना हो जाएगा, इसका मास हो जाएगा सिग्मा इंटू πr²। और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा,
वो हो जाएगा m1 इंटू आर स्क्वायर बाई 2। एम आर स्क्वायर बाई 2 फॉर्मूला होता है। I1 आपको मिल गया सिग्मा पाई r की पावर 4 बाई 2। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। माइनस सिग्मा से आप भरोगे तो आपको ये माइनस मास वाली एक डिस्क मिलेगी छोटी सी, जिसकी रेडियस होगी r बाई 2, ये वाला पोर्शन सिर्फ, और उसके लिए एक्सिस यहाँ पर है कि नहीं। तो उसके लिए इस एक्सिस के अबाउट मुझे निकालना है, तो पहले मैं उसकी सेंटर ऑफ मास की एक्सिस के अबाउट निकाल लूंगा और प्लस एम डी स्क्वायर लगा दूंगा। तो I2 क्या आएगा, पहले इसका मास लिख लेते हैं, m2 हो जाएगा माइनस सिग्मा इंटू पाई r बाई 2 का स्क्वायर, क्योंकि रेडियस इसकी r बाई 2 है। I2 आ जाएगा I अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस m डी स्क्वायर, डी की जगह r बाई 2 है। I2 आपको मिलेगा I अबाउट सेंटर ऑफ मास कितना होता है, तो वो हो जाएगा m यानी m2 r स्क्वायर r बाई 2 का स्क्वायर बाई 2, ये हुआ इसके खुद के सेंटर ऑफ मास के अबाउट, प्लस m2 इंटू r बाई 2 का स्क्वायर। बात समझ आई कि नहीं। m2 में माइनस साइन है, ये बस याद रखना है आपको। और फाइनली टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप क्या कह दोगे, I1 प्लस I2। तो बहुत रेयरली ऐसे क्वेश्चन आते हैं, पहले आया करते थे, पर इनमें सिर्फ कैलकुलेशन रहती है और बच्चों को कॉन्सेप्ट समझ आ ही चुका है, ठीक है। तो कम प्रोबेबिलिटी है, पर करना आना चाहिए। कोई डाउट किसी को। आपके पास एक हॉलो कोन का बेस है, एक हॉलो कोन का बेस है जिसका मास m है, रेडियस r है, ठीक है ना। उसे कट कर दिया गया है इस तरह से कि फ्रस्टम टाइप स्ट्रक्चर बन जाए, ठीक है। हुआ करता था ये लंबा चौड़ा ऐसा, पर किसी ने काट दिया, और ये हाइट मान लो कि आपको h दी गई थी। टोटल हाइट हुआ करती थी इसकी h, पर अब बेचारे की हाइट रह गई है h बाई 2, आधा काट दिया, ठीक है ना। ये एक एक्सिस है जो सेंटर ऑफ मास से पास कर रही है इस तरह से। तो इस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है I, ठीक है। और बस, या मैं एक काम करता हूँ, आपको सिग्मा दे दिया जाए, या ठीक है एक काम करो, मास m ले लो, और ये कंप्लीट कोन का है। मास m जो है ये कंप्लीट कोन का मास m था, तो अब तो कट हो चुका है, तो मास कुछ कम रह गया होगा, उसी हिसाब से देखना है आपको, ठीक है ना। बताओ भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा। ओके चलो देखो, तो सबसे पहले तो ये हॉलो कोन है, तो इसका मास सिर्फ और सिर्फ सरफेस के ऊपर होगा, ठीक है। तो मान लो कि प्लस सिग्मा से भरा जाता है एक बार, और एक बार इसे माइनस सिग्मा से भरा जाता है। तो प्लस सिग्मा से भरते ही आपको एक पूरा कोन मिल जाएगा इस तरह से, जिसकी हाइट जो है वो h है, रेडियस जो है वो r है, और बोला गया है कि कंप्लीट कोन का मास जो है वो m था। तो इस पूरे का मास भी आपको पता है कितना है, m। तो हॉलो कोन का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आता है वो आ जाता है mr स्क्वायर बाई 2। तो एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो ये आ गया हमारे पास। जैसे हम माइनस सिग्मा से भरेंगे तो वो ऊपर वाला खाली पोर्शन जो है उसकी जगह हमें एक छोटा कोन मिलेगा, ठीक है ना, जिसकी हाइट है h बाई 2 और रेडियस है r बाई 2। बात समझ आई। इस एक्सिस के अबाउट हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो पहले तो इसकी मास की अगर बात करूं मैं, तो इसका मास कितना होगा, कोई बता सकता है। जैसे m की वैल्यू हमें दी गई है, m है बेसिकली पाई आर एल, सरफेस एरिया इंटू सिग्मा, तो सिग्मा इंटू पाई आर एल। बात समझ आता है। तो m है बेसिकली सिग्मा इंटू पाई आर एल, जो होता है वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इसका मास अगर मैं बोल दूं कि m डैश है,
तो वो होगा सिग्मा इंटू पाए, रेडियस r/2 है, और इंटू एल जो है अंडर रूट ऑफ r/2 का स्क्वायर प्लस h/2 का स्क्वायर। तो m डैश क्या आ जाएगा आपके पास, सिग्मा पाई r/2 इंटू अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर बाई 2। तो m डैश जो आपको बेसिकली मिला, इससे अगर आप कंपेयर करते हो तो वो आपको मिला m/4। ये बात समझ आ रही है कि नहीं? हाँ भाई, तो मास मिल गया मुझे m/4। तो इसका मैं लिख सकता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2, वो क्या हो जाएगा, mr²/2, तो माइनस m/4, रेडियस आधी है, r/2 स्क्वायर बाई 2। तो छोटे कोण का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलता है -mr² बाय 32। अरे सही है कि नहीं? तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया नेट जो आएगा वो हो जाएगा आपका I1 प्लस I2। I1 आपको पता है mr²/2 और I2 आपको पता है -mr²/32। ठीक है ना? यहां से मिल गया 15mr²/32। कोई डाउट किसी को? मैं फिर बोल रहा हूँ, मेडिकल वाले तो सोचे ही नहीं, प्योरली एडवांस के लिए है। एक आपके पास सॉलिड सिलेंडर है जिसका मास m है, रेडियस r है और लेंथ l है। तो आपको ये पता है कि सॉलिड सिलेंडर की ऐसी एक्सिस जो होती, अलोंग लेंथ वाली एक्सिस जो होती, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाता, mr²/2, पता है ना सबको। लेकिन अगर मैं एक्सिस लेता हूं इस तरह से, परपेंडिकुलर टू लेंथ, मैं अगर एक्सिस लेता हूं तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ये आपको बताना है। इस एक्सिस के अबाउट आपको पता होता है mr²/2, सॉलिड सिलेंडर डिस्क की तरह काम करता है ना। हमें बताना है लेंथ के परपेंडिकुलर वाली एक्सिस के अलोंग ये डिस्टेंस l/2 है। ट्राई करो सभी लोग। चलो देखो, तो सबसे पहले तो मास जो है एक्सिस से कुछ दूरी पर है, आप देख सकते हो। तो पहले तो आपको एक डिस्टेंस फिक्स करनी पड़ेगी। तो मैं x डिस्टेंस पर जाके एक dx थिकनेस का डिस्क कंसिडर कर लेता हूँ। हमें एक डिस्क मिलेगी, समझ रहे हो ना, सिलेंडर का एक पोर्शन dx थिकनेस का आपको एक डिस्क दे देगा। अच्छा, अब अगर यहां से देखो ना आप साइड व्यू से, अगर आप यहां से देखोगे तो आपको डिस्क ऐसी दिखेगी। अब मुझे चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, तो यहां से एक्सिस की डिस्टेंस जो है x है, तो आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी होगी। इससे पैरेलल एक एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास करे आपके एलिमेंट के, वो ये होगी, यानी इस डिस्क में वो ऐसी दिखेगी। तो इस डिस्क का मास अगर मैं dm मान लेता हूं, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा dm r²/2, सॉरी 4, dm r²/4। और फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएं तो आपके एलिमेंट का मास इस एक्सिस के अबाउट आता है dm r²/4 प्लस dm इंटू x²। बात समझ आई? ये छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है आपके एलिमेंट का। इसी को बस मैं इंटीग्रेट कर देता हूं, कहां से कहां तक, -l/2 से लेके +l/2 तक। ठीक है ना? dm की वैल्यू हम जानते ही हैं, dm हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम हो जाती है एरिया, πr² इंटू थिकनेस जो है dx है। डेंसिटी आप बता ही सकते हो, मास अपॉन वॉल्यूम πr²h। सब चीज़ों को पुट किया जाता है, सॉल्व किया जाता है, तो I का आंसर आपको मिलता है mr²/4 प्लस ml²/12। तो ये याद रखना क्यों आसान है, क्योंकि ये सिलेंडर रॉड जैसा दिखता है। तो रॉड के सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता था ml²/12, है कि नहीं? और साइड से अगर आप देखो तो ये सिलेंडर कुछ ऐसा दिखता है। तो डिस्क के डायमीटर के अबाउट आता था mr²/4। तो इसका रिजल्ट दोनों का एडिशन आ जाता है। कोई लॉजिक नहीं है, याद रखने का तरीका मैं बता रहा हूँ। तो अगर आपने खुद से कर लिया था
तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने खुद से नहीं किया था और कहीं से देख के किया है तो अच्छी बात नहीं है, पर ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ आना चाहिए। मेन चीज मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपको एलिमेंट लेना आना चाहिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना आना चाहिए, ठीक है ना। चलो, तो अगला टॉपिक जो हमें स्टार्ट करना है वो है टॉर्क, या जिससे सिंबल हम टाउ कहते हैं। टॉर्क की सिंपल डेफिनेशन जो होती है उसे कहा जाता है मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स कहने का मतलब हो गया रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स, रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है ना। मैं एक एग्जांपल बताना चाहूंगा आपको। कभी आपने पानी की बोतल देखी हो, अगर मान लो कि ये आपकी पानी की बोतल है और वो आधी भरी हुई है, या आप खुद से भी करके देख सकते हो। अगर आपके पास एक वाटर बॉटल है और वो ऑलमोस्ट आधी भरी हुई है, आप एक फोर्स यहाँ पे अप्लाई करते हो, अगर एकदम बॉटम के पास कुछ फोर्स अप्लाई करना उंगली से, तो आप देखोगे कि बॉटल जो है वो स्लाइड करेगी, ठीक है ना। बॉटल स्लाइड करेगी राइट की तरफ, और वो कॉमन सेंस है, मैं फोर्स राइट में लगा रहा हूं तो बॉटल को स्लाइड करना चाहिए राइट में। उसी की जगह अगर आप उसी बॉटल में, जो कि ऑलमोस्ट आधी भरी हुई है, ठीक है, सभी लोग करके देखना ताकि आपको थोड़ी फील आए, अगर वही फोर्स आप एकदम टॉप पे लगाओगे तो आप देखोगे कि बॉटल जो है रोटेट करने की कोशिश करेगी, ठीक है ना। वो स्लाइड नहीं करेगी बल्कि ऐसे घूमने की कोशिश करेगी। तो ऐसा हो क्यों रहा है? फोर्स एग्जैक्टली सेम है, फोर्स एग्जैक्टली सेम है, फोर्स का वैल्यू सेम है, फोर्स की डायरेक्शन सेम है, तो फिर बदला क्या? बदला है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो भाई पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स से क्या फर्क पड़ता है? तो फर्क पड़ता है, आज से पहले जितने भी चैप्टर हमने सॉल्व किए उन सभी में अगर किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया जाता था, तो जब आप उसका एफबीडी बनाते थे तो वो सारे फोर्सेस आप उसके सेंटर ऑफ मास पे शो कर देते थे, है कि नहीं? क्योंकि हम मान के चलते थे कि सारी ऑब्जेक्ट जिनसे हमने डील किया है इस चैप्टर से पहले, वो सभी पॉइंट ऑब्जेक्ट्स हैं। वो चीज अब यहां नहीं होगी, ठीक है ना। इन ऑर्डर इन ऑर्डर टू स्टडी in order to study translational motion only, अगर आप सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन में इंटरेस्टेड हो कि भाई ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है और लीनियर एक्सेलरेशन क्या है, सिर्फ इसमें इंटरेस्टेड हो, तो हम कह देते हैं कि ऑल फोर्सेस एक्टिंग एट एनी पॉइंट एक्टिंग एट एनी पॉइंट कैन बी अप्लाइड एट सेंटर ऑफ मास। अगर आप सिर्फ ट्रांसलेशन में इंटरेस्टेड हो कि ऑब्जेक्ट का लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर मोमेंटम, लीनियर वेलोसिटी क्या है, तो जितने भी फोर्स लग रहे हो और जहां पर भी लग रहे हो ऑब्जेक्ट के ऊपर, उन सभी को सेंटर ऑफ मास पे आप ड्रॉ कर सकते हो। बट इन ऑर्डर टू स्टडी रोटेशनल मोशन रोटेशनल मोशन अगर आप रोटेशनल मोशन स्टडी करना चाहते हो भले ट्रांसलेशन के साथ, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स कैन नॉट बी चेंज्ड टू सेंटर ऑफ मास। तो जो बॉटल वाले दो डायग्राम मैंने ऊपर बनाए हैं, इन दोनों में अगर बॉटल का सिर्फ लीनियर एक्सेलरेशन मुझे निकालना होता, तो मैं इस फोर्स को सेंटर ऑफ मास पे ड्रॉ करता है इसके एफपीडी में। लेकिन अगर मैं इसके रोटेशनल मोशन को, क्योंकि बॉटल घूमी तो अब आप इसका रोटेशनल मोशन भी स्टडी करना चाहते हो। अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट का रोटेशनल मोशन स्टडी कर रहे हो, तो जहां फोर्स लगाया गया है एग्जैक्टली वहीं उसको उसके एफपीडी में ड्रॉ किया जाएगा। आप उसे सेंटर ऑफ मास पे शिफ्ट नहीं कर सकते। अगर आपने ऐसा किया तो ऑब्जेक्ट का कभी रोटेशनल मोशन हो ही नहीं पाएगा। समझ आई बात? तो इसीलिए इस चैप्टर में पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अभी तक फोर्स सिर्फ आपके लीनियर
ट्रांसलेशनल स्टेट को चेंज करने के काम आया था, रुकी हुई ऑब्जेक्ट को चलाने में और चलती हुई ऑब्जेक्ट को रोकने में। आज तक फोर्स ने कभी किसी चीज को घुमाया नहीं था। अब हम इसका रोटेशनल इफेक्ट पढ़ रहे हैं, यानी कि फोर्स कैसे किसी ऑब्जेक्ट को घुमा भी सकता है, वो हम स्टडी करने वाले हैं। तो उसके लिए एक नई टर्म डिफाइन की गई है जिसे हमने कहा है टॉर्क, और टॉर्क कहलाता है रोटेशनल इफेक्ट ऑफ दैट फोर्स। बात क्लियर हुई? ठीक है ना? तो ये पर्पस है। अब देख लेते हैं कि टॉर्क आप कैलकुलेट कैसे करोगे। तो टॉर्क को मैथमेटिकली डिफाइन किया गया है, टॉर्क इज योर आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ। पहली चीज तो टॉर्क के बारे में, ये एक्सिस डिपेंडेंट है। ये एक्सिस डिपेंडेंट है। डिपेंडेंट ज्यादा हो गया थोड़ा सा। एक्सिस डिपेंडेंट है, यानी कि एक्सिस डिफाइन करेगी कि टॉर्क कितना आएगा। 10 न्यूटन फोर्स का अलग अलग टॉर्क आ सकता है डिपेंडिंग ऑन अलग अलग एक्सिस। यहां जो टर्म आर मैंने यूज की है वो कहलाती है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, आप फोर्स कहां लगा रहे हो, ऑफ फोर्स विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस। तो इसलिए एक्सिस का पता होना भी जरूरी है, क्योंकि आर टर्म इसके अंदर आ रही है। और एफ तो ऑब्वियसली क्या है, फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। बात समझ आई? अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट ओपन करना भी आपको आता है टॉर्क का। अगर मैं मैग्नीट्यूड अगर सिर्फ आपसे बोलूं तो वो हो जाता है आर एफ साइन थीटा। आर एफ साइन थीटा, वेयर योर थीटा इज एंगल बिटवीन, थीटा इज एंगल बिटवीन पोजीशन वेक्टर एंड एफ वेक्टर। क्लियर है? अच्छा, यूनिट क्या होगी? यूनिट भी आप देख ही सकते हो सीधे सीधे से, न्यूटन मीटर। फोर्स की न्यूटन और डिस्टेंस की मीटर। ऑब्वियसली ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। और डायरेक्शन आप इसकी कैसे निकालोगे? राइट हैंड पाम रूल से। याद आ रहा है बचपन में सीखा था जब हमने वेक्टर चैप्टर पढ़ा था, तो आज ही के दिन के लिए सीखा था कि आप किस तरह से टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हो किसी एक्सिस के अबाउट। क्लियर है? किसी को कोई डाउट टॉर्क में? एग्जाम्पल में देने वाला हूं अभी। चलो, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई। मान लो कि आपके पास एक रॉड है, ठीक है ना, और इस रॉड को मैंने हिंज कर दिया है यहां से। हिंज का मतलब समझते हैं सब लोग? हिंज का मतलब होता है कील लगा देना वहां पे, यहां से ये हिल नहीं सकती। और मैं इस रॉड के ऊपर कुछ फोर्सेस लगा रहा हूं। जैसे मेरा पहला फोर्स है 10 न्यूटन, और वो इसकी लेंथ से परपेंडिकुलर है। मेरा दूसरा फोर्स है 20 न्यूटन, वो भी इसकी लेंथ से परपेंडिकुलर है। और मेरा तीसरा फोर्स एकदम एज पे लग रहा है F3, 50 न्यूटन, और वो इसकी लेंथ के अलोंग है। ठीक है ना? से पूछा जाता है कि इंडिविजुअल जो हर एक फोर्स है उसका टॉर्क कैलकुलेट करके बताओ अबाउट द हिंज। हिंज को मैं नाम ओ दे देता हूं। तो ये डिस्टेंस मान लो मुझे 2 मीटर दी गई है, ये डिस्टेंस मान लेते हैं हमें 4 मीटर दी गई है, और ये एडिशनल डिस्टेंस आपकी 1 मीटर है। तो ध्यान से देखो, मैं एक एक करके दिखा रहा हूं, मैं आपका आंसर नहीं जानना चाहता। ठीक है? पहले मैं आपको टॉर्क दिखाऊंगा F1 का। टॉर्क ऑफ F1 क्या होगा भाई? तो आर एफ साइन थीटा हमारा फॉर्मूला है। सबसे पहले आपको F1 के लिए पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना चाहिए। F1 इस पॉइंट पे लग रहा है,
इसके अबाउट मुझे टॉर्क कैलकुलेट करना है। तो पोजीशन वेक्टर जो आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। सही कह रहा हूं कि नहीं मैं? आर, तो आर हुआ ये, और इसकी वैल्यू कितनी होगी? 2 मीटर। तो आर इंटू फोर्स 10 इंटू साइन, कितना एंगल है भाई दोनों के बीच में? तो आपको एंगल साफ साफ दिया गया है फोर्स और पोजीशन वेक्टर के बीच का 90 डिग्री। बात समझ आई? बात आती है डायरेक्शन की। डायरेक्शन के लिए आप क्या करोगे? अपने राइट हैंड को, अपना राइट हैंड सभी लोगों के पास है, राइट हैंड पाम रूल आपको याद है, थंब को अलाइन करना है इन द डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर। तो थंब राइट की तरफ है, तो थंब को अलाइन किया राइट की तरफ। फोर्स की तरफ फिंगर टिप्स को ओपन करना है, तो फिंगर टिप्स ओपन किए राइट हैंड के, तो वो पॉइंट कर रहे हैं ऊपर की तरफ। तो आपका हाथ कुछ ऐसा होना चाहिए इस समय पर, थंब आपका राइट की तरफ और आपके फिंगर टिप्स ऊपर की तरफ। कितनी उंगली होती हैं? 4। हाँ, इस तरह से आपका राइट हैंड होना चाहिए। आर क्रॉस एफ, बात समझ पा रहे हो? आर की तरफ थंब और फोर्स की डायरेक्शन में फिंगर टिप्स। तो आपका जो पाम है, जहां रेखाएं होती हैं आपके भविष्य की, पाम है वो आपको डायरेक्शन देता है टॉर्क की। तो वो पाम किधर आ रहा है भाई? आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है। तो इस टॉर्क को मैं इस तरह से शो करता हूं, आउट ऑफ द प्लेन। बात समझ आई? बस, तो ये मुझे मिल गया 20 आउट ऑफ द प्लेन। सिमिलरली मुझसे पूछा जाए कि टॉर्क ऑफ F2 क्या होगा, तो वो भी मैं बता सकता हूं। F2 की वैल्यू है भाई 20 इंटू F2 के लिए पोजीशन वेक्टर क्या है? तो अगर F2 के लिए पोजीशन वेक्टर ड्रॉ किया जाए, वो इस जगह पे एक्ट कर रहा है, ये है पोजीशन वेक्टर, यानी 4 मीटर इंटू एंगल फिर से 90 डिग्री है, तो साइन 90 डिग्री। डायरेक्शन के लिए R देखो, ये तो मैंने किसके लिए किया है? F1 के लिए। F2 के लिए R तो राइट में ही है, तो थंब राइट में होना चाहिए, पर F2 पॉइंट किधर कर रहा है? नीचे। तो फिंगर टिप्स पॉइंट करनी चाहिए कहाँ? नीचे। तो ऐसा आप कैसे कर सकते हो? थंब आपका राइट में हो और फिंगर टिप्स पॉइंट करें नीचे। अरे, समझ पा रहे हो कि नहीं? राइट हैंड से। तो अगर आप R क्रॉस F करते हो, तो हाथ में जो रेखाएं हैं वो स्क्रीन के उस तरफ चली गई हैं। सही कहा कि नहीं कहा मैंने? सन्नाटा क्यों छा गया? मेरी ऑसम ड्राइंग स्किल्स संभाल नहीं पा रहे हो कि तुम? ये आएगा इनटू द प्लेन, तो ये मिलेगा आपको 80 इनटू द प्लेन। अरे बात समझ आई? सिमिलरली तीसरा मैं निकाल के बता देता हूं। तो टॉर्क ऑफ F3, तो वो हो जाएगा टाउ 3। क्या होना चाहिए? तो फोर्स आपका लग रहा है 50। डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, उसके लिए मुझे R ड्रॉ करना पड़ेगा। तो F3 के लिए R वेक्टर कुछ इस तरह से आएगा, यानी कि 5 मीटर इंटू साइन, क्या एंगल है इनके बीच का? तो R है इस तरफ, फोर्स भी इस तरफ, दोनों एक दूसरे से पैरेलल हैं, तो एंगल है 0, यानी टॉर्क क्या आ गया? 0। अरे बात समझ आई कि नहीं? तो अगर इस क्वेश्चन में मैं आपसे टोटल टॉर्क पूछता ऑन द रॉड, तो उसे आप कहते हैं 20 आउट ऑफ द प्लेन प्लस 80 इनटू द प्लेन, या इसे मैं कह सकता हूं -20 इनटू द प्लेन प्लस 80 इनटू द प्लेन। बात समझ आई? मैंने माइनस लगा दिया और डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया 20 के लिए, तो ये इफेक्टिवली मुझे दे देता कितना? 60 इनटू द प्लेन। ये आपका आंसर है। कोई दिक्कत किसी को? बताइए, कोई डाउट? क्लियर है? तो ऐसे हम कैलकुलेशन करते हैं भाई किसकी? टॉर्क की। तो यहां एक स्टेटमेंट और लिखवा देते हैं। स्टेटमेंट, क्या स्टेटमेंट आ जाएगा? इफ द फोर्स passes through or appears to pass through or appears to pass through
the axis torque due to it is 0। अगर कोई फोर्स एक्सिस से पास कर रहा है, एक्सिस से कट करके जा रहा है, एक्सिस से पास कर रहा है, या ऐसा लग रहा है कि एक्सटेंड करने पे एक्सिस को पास करेगा, तो उसके अबाउट टॉर्क हमारा भाई क्या हो जाता है, 0। बात समझ आई? बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आर वेक्टर पैरेलल हो जाए एफ वेक्टर के, तो उसका मतलब है टॉर्क हो जाना चाहिए 0, जो कि बेसिक मैथमेटिक्स है, कुछ खास बात नहीं है। अरे क्लियर हुआ क्या? क्या मैं सवाल पूछ सकता हूं अगला? बताइए। ओके, तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं भाइयों इसके ऊपर। इस पर हमारे पास एक रॉड है, ठीक है ना भाई। एक फोर्स लगा दिया है हमने यहाँ F1 जो कि है 100 न्यूटन का। एक फोर्स लगा दिया है हमने यहाँ F2 जो कि है 50 न्यूटन का। और एक फोर्स लगा दिया है हमने यहाँ F3 जो कि है 20 न्यूटन का। और यहाँ लगा हुआ है आपका हिंज, जहाँ ये दूरी है 2 मीटर और ये दूरी है 4 मीटर। तो आपको बताना है नेट टॉर्क ऑन द रॉड, नेट टॉर्क ऑन द रॉड विद डायरेक्शन, दिशा के साथ। बताइए। हाँ भाई, तो पहले तो इसके लिए आर वेक्टर इस तरफ आएगा, ठीक है। तो टॉर्क वन तो क्या हो गया, 100 इंटू 2 इंटू साइन 90 डिग्री, और डायरेक्शन अगर आर क्रॉस एफ करूं मैं तो आउट ऑफ द प्लेन, यानी कि 200 आउट ऑफ द प्लेन। और इन भाई साहब का निकाला जाए टॉ टू, तो इनके लिए आर वेक्टर इधर आ जाएगा, तो वो हो जाएगा 50 इंटू 4 इंटू साइन 90 डिग्री, यानी ये भी भाई 200 ही आ गया। अंतर है आर क्रॉस एफ में, वो आ गया इनटू द प्लेन। और ये इनके लिए तो आर इज पैरेलल टू एफ, आर इज पैरेलल टू एफ, तो इसका टॉर्क तो है ही 0। तो नेट टॉर्क आपके पास आ गया 200 आउट प्लस 200 इन, या मैं कह सकता हूं माइनस 200 इन प्लस 200 इन, यानी कि 0। तो नेट टॉर्क ऑन द ऑब्जेक्ट आपको क्या मिल गया है, 0। तो क्या रॉड हमारी घूम पाएगी? क्या आपकी रॉड घूमेगी? नहीं। तो ये चीज याद रखें, इस चीज को कहा जाता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, ऑल्दो ऑब्जेक्ट पे फोर्सेस लग रहे हैं, पर हो सकता है कि ऑब्जेक्ट ना घूमे। बात समझ आई? तो when net torque on an object is 0, it is said to be in rotational equilibrium। ठीक है ना? तो अगर स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स में आ जाएं या असर्शन रीजन में आ जाएं, तो ये याद रखना कि इफ एफ नेट ऑन अ सिस्टम इज 0, उसका मतलब होता है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम जो हमने एनएलएम में पढ़ा था, समझे? अगर सिर्फ लिखा हो इफ टॉर्क नेट इज इक्वल टू 0, इसका मतलब होता है रोटेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है ना? और अगर कहीं लिखा हो इफ टॉर्क नेट इज इक्वल टू 0 एंड एफ नेट इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब होता है कंप्लीट इक्विलिब्रियम या टोटल इक्विलिब्रियम, ट्रांसलेशनल भी और रोटेशनल भी। तो आगे से जीवन में हम याद रखेंगे कि अगर हमें एक ऑब्जेक्ट दी गई है और उन्होंने कहा है कि ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, तो उसका नेट टॉर्क भी 0 होना चाहिए और नेट फोर्स भी 0 होना चाहिए।
अगर उन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया है कि रोटेशनल इक्विलिब्रियम है या ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है, सिर्फ इक्विलिब्रियम बोला है, तो हम टोटल मान के चलते हैं। अरे क्लियर है कि नहीं, बोलिए। तो जरा ट्रू और फॉल्स बता दो, ट्रू या फॉल्स। पहला स्टेटमेंट है इट इज पॉसिबल फॉर एन ऑब्जेक्ट दैट एफ नेट इज इक्वल टू 0 बट नेट टॉर्क इज नॉट इक्वल टू 0। और दूसरा स्टेटमेंट है इट इज पॉसिबल फॉर एन ऑब्जेक्ट दैट नेट टॉर्क इज इक्वल टू 0 बट नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0। बताइए। तो भाई आंसर आता है इसका ट्रू, पहला स्टेटमेंट, और दूसरा भी ट्रू। मैं आपको बता सकता हूं। पहले स्टेटमेंट के लिए एक रॉड कंसिडर करो। इन्होंने कहा नेट फोर्स 0 होना चाहिए पर नेट टॉर्क 0 नहीं होना चाहिए। तो अगर एक कोने पे मैं नीचे F लगाऊं और दूसरे कोने पे मैं ऊपर फोर्स लगाऊं, तो ऑब्जेक्ट घूमेगी कि नहीं घूमेगी, सोच के देखो। घूमेगी। पर अगर नेट फोर्स बोला जाए तो इस केस में आपका नेट फोर्स 0 है, ऊपर F नीचे F, पर नेट टॉर्क इस केस में नॉन जीरो है क्योंकि ऑब्जेक्ट रोटेट करना स्टार्ट कर देती है। जबकि सेकंड स्टेटमेंट के लिए देखो, अगर एक फोर्स में ऐसे लगाऊं और एक फोर्स में ऐसे लगाऊं, तो इस एक्सिस के अबाउट आप देख सकते हो नेट टॉर्क तो क्या आएगा, 0, क्योंकि दोनों लेंथ के अलोंग ही लग रहे हैं। पर नेट फोर्स इस केस में कितना आ रहा है, अगर मैं इसे F2 बोल दूं, इसे F1 बोलूं, अलग अलग वैल्यूज अगर हम ले लें तो वो नॉन जीरो आ जाएगा। अरे बात समझ आई कि नहीं। तो ऐसा पॉसिबल है कि किसी सिस्टम पे नेट फोर्स 0 हो पर नेट टॉर्क 0 ना हो, और ऐसा भी पॉसिबल है कि किसी सिस्टम पे नेट टॉर्क 0 हो पर नेट फोर्स 0 ना हो। तो याद रखना कि अगर उन्होंने बोल दिया है कि ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब दोनों 0 होंगे। क्लियर है। तो आज यहीं तक रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम टॉर्क के ऊपर और ज्यादा डिटेल में क्वेश्चंस करेंगे और फिर हम फाइनली अपना रोटेशनल मोशन शुरू कर देंगे। ठीक है।